गुड़गांव बहुत ज़्यादा लोग बबल भी इसको कहते हैं। बबल जो लोग बोल रहे हैं, जिनको लग रहा है ये बबल है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। मैं मानता हूँ कि बिल्डरों का बनाया हुआ जाल हो सकता है। तो चीज़ें बढ़ रही हैं और महंगाई तो इंडिया में ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं रोक सका। और ज़मीन ऐसी चीज़ है जो कभी कम तो नहीं होगी, ना ही बढ़ सकती है। ज़मीन लिमिटेशंस रहेगी और जिस हिसाब से जनता बढ़ रही है तो आने वाले टाइम पे आपको प्राइस और ज़्यादा देखने को मिलेगा। अमन जी, रेजिडेंशियल के रेट अभी काफ़ी मार्केट में हाइप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रेजिडेंशियल में अभी के टाइम पे पैसा लगा के लोगों को फ़ायदा मिल सकता है या नहीं? प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ कभी नुकसान नहीं करता। हो सकता है कई बार इन्वेस्टमेंट जल्दी फ्रूटफुल हो जाती है, कई बार इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होने में टाइम लगा देती है, लेकिन तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो नखरे करते हैं वो क्लाइंट करते हैं या फिर एजेंट करते हैं? एजेंट चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, एजेंट के नखरे कोई नहीं देखने वाला है। जिसके पास पैसा है उसके नखरे हैं। आपने अमन जी इतनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी, लेकिन फिर भी लोग गुड़गांव में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? मैम, गुड़गांव में लोग इससे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अमन जी, गुड़गांव का रियल एस्टेट आपका माइंडसेट का गेम है या फिर बिल्डिंग का? जब भी किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी शहर में कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है ना, तो वो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि जिस बिल्डर पे या जिस लोकेशन पे वो पैसा लगा रहा है, उस लोकेशन को लेके गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट है और बिल्डर का क्या माइंडसेट है। अमन जी, आप गुड़गांव के रियल एस्टेट को किस नजरिए से देखते हो? मैडम, गुड़गांव ऐसी मार्केट है जिसमें अभी फ्यूचर एप्रिसिएशन बहुत कम है। बहुत कुछ ऐसा है गुड़गांव की मार्केट में जो बिल्डर्स लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट अपनी प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली है। आपके करियर के हिसाब से सबसे फनीएस्ट साइट विजिट अब तक की कौन सी है? यहीं गुड़गांव में ही हम एक साइट विजिट करवा रहे थे, तो वहाँ पे इन 4 लोग आए। तो जब 4 लोग आके वो प्रॉपर्टी देखने लगे, मतलब वो फ्लोर देख रहे थे विद रूफ लाइट, तो वो रूफ पे जाके मेरे को बोलते कि इसकी रूफ से जमीन इतनी दूर क्यों दिखाई दे रही है? या इसकी रूफ पे जो टंकी रखी है इसके ऊपर कोई और आ सकता है कि नहीं आ सकता है। दोस्तों, गुड़गांव की बिल्डिंग जितनी तेजी से ऊपर जा रही है, उतनी ही तेजी से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ रहा है। क्या राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, या हम एक बड़े बबल में जा रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ वो इंसान है दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट को नजदीक से पहचानते हैं। वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं देखते, वो मार्केट को अच्छे से जानते हैं और फ्यूचर देखते हैं। प्लीज वेलकम टू द रियल एस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर अमन बंसल, जो मार्केट में बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन दिया है प्रॉपर्टीज दिला के। वेलकम टू द शो मिस्टर अमन बंसल। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत बढ़िया मैम। तो आज हम आपके साथ थोड़ी बातें करेंगे अबाउट द रियल एस्टेट। तो उन चीजों के जवाब देने के लिए क्या आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। अमन जी, गुड़गांव का रियल एस्टेट आपका माइंडसेट का गेम है या फिर बिल्डिंग का? तो इन्वेस्टरों को सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? देखो मैडम, जब भी किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी शहर में कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है ना, तो वो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि जिस बिल्डर पे या जिस लोकेशन पे वो पैसा लगा रहा है, उस लोकेशन को लेके गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट है और बिल्डर का क्या माइंडसेट है। पैसा हमेशा आइडिया पे लगाया जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट कभी वो नहीं होती जो आंखों के सामने हो। इन्वेस्टमेंट हमेशा वो रहती है जो भविष्य के लिए लगाई जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टरों का मतलब थॉट प्रोसेस क्या है, अभी कहाँ पे किस वक्त मैडम, आज पैसा लगाना चाहिए, या फिर उनके माइंडसेट में क्या चीजें आती हैं? देखो, आज के दिन का जो इन्वेस्टर है ना, वो बहुत समझदार हो गया है। उसको बिल्डर भी समझ में आते हैं, उसको रेरा के रूल भी समझ में आते हैं, उसको अपना माइंडसेट भी सबका अलग चलता है, सबका सोचने का एक नजरिया होता है। तो हर इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट नॉर्मल टाइम में मिल जाए, ठीक है। तो जिसमें बहुत बार गलती ये कर जाता है इन्वेस्टर कि वो बिल्डर के माइंडसेट पे नहीं जाता, बल्कि ल्यूक्रेटिवनेस पे जाके गलत इन्वेस्टमेंट में पैर डाल देता है। तो जिसके नुकसान बहुत ज्यादा भुगतने पड़ते हैं मार्केट में समय के साथ। बाकी अगर आप किसी भी बिल्डर का माइंडसेट देखोगे, चाहे आपने आज से अगर आप आज से 25 साल पहले का सोचते हो, जैसे डीएलएफ जब गुड़गांव में आया था, तो वो एक माइंडसेट के साथ आया था कि मैं गुड़गांव को ऐसा डेवलप कर दूंगा, या गुड़गांव से मैं इतनी रेंटल इनकम क्रिएट करूंगा, या गुड़गांव के अंदर मैं मल्टीपल एमएनसी कंपनियां लेके आऊंगा। तो गुड़गांव के माइंडसेट पे जिसने भी डीएलएफ पे पैसा लगाया, तो हर उस इंसान ने प्रॉफिट कमाया समय के साथ। तो माइंडसेट बड़ा जरूरी है बिल्डर का।
और ओके, तो लाइक मेरे को एक चीज और पूछनी थी, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर को कब कब पैसा डालना चाहिए? क्योंकि गुड़गांव अभी के टाइम पे हम देखें तो बहुत ज्यादा लोग बबल भी इसको कहते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि इन्वेस्टमेंट कब कब यहाँ पे करना चाहिए इनटू द गुड़गांव मार्केट? मैडम ये दोनों ना अलग अलग चीजें हैं। बबल जो लोग बोल रहे हैं, जिनको लग रहा है ये बबल है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। मैं मानता हूँ कि बिल्डरों का बनाया हुआ जाल हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। किसी भी एरिया सिंगल अगर कोई एरिया डेवलप हो रहा हो तो वो आप कह सकते हो कि अकेले बिल्डर का बनाया हुआ है, लेकिन आज के दिन हर जगह प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है। आप ऑल ओवर ओके। हरियाणा देखो, हरियाणा के आसपास के एरियाज में देखो, नोएडा देखो, प्रॉपर्टी हर जगह बबल नहीं हो सकती। दूसरा, बिल्डर जब भी कोई प्रोजेक्ट लेके आता है या गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लेके आती है ना, तो गवर्नमेंट पूरे एरिया को डेवलप करने की सोचती है। आज के दिन गुड़गांव में मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट और हैं जो आने बाकी हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था, आपने सुना भी होगा, मानेसर के अंदर नया वो बन रहा है, डिज्नीलैंड। डिज्नीलैंड, यस, मतलब बहुत ज्यादा न्यूज काइंड वायरल ऑफ हो रही है। डिज्नीलैंड। ठीक हम्म। है, अब मानेसर डेवलप होगा, डिज्नीलैंड 500 एकड़ में अलॉट हुआ है। जगह अलॉट होनी बाकी है, बाकी 500 एकड़ में पास हो गया गवर्नमेंट की साइड से। 1000 एकड़ की नई टाउनशिप स्मार्ट सिटी डेवलप होने वाली है अभी गुड़गांव में। ये भी आपने सुना होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के कॉर्नर पे। हाँ। तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट लेके आने वाली है, और जिस एरिया में गवर्नमेंट डेवलप कर रही हो, जिस एरिया में आज के दिन आप ये लगा लो मल्टीपल एमएनसी कंपनियां ऑलरेडी बैठी हैं यहाँ पे डेवलपमेंट पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि देखो किसी भी एरिया में प्राइस बढ़ना तब बंद हो जाता है जब उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। आज के ओके। दिन यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और अभी आने वाले कुछ सालों तक आपको बहुत डेवलपमेंट दिखाई देगी। ऑलराइट। और इसमें हम मतलब मेरे को ये जानना था कि आप ये बोलना चाह रहे हो देयर इज लाइक नो बबल्स, आप ये कहना चाह रहे हो आपका 50% बबल है और कुछ आपकी चीजें एक्यूरेट भी हैं, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे इन्वेस्टरों को कब इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि लाइक देयर हैज अ लाइक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन जो क्लाइंट हमसे पूछते हैं। अभी इसका प्राइस भी हम देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि इन्वेस्टरों को कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब एंट्री करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए? मैडम, किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी बिल्डर में ना एंट्री और एग्जिट करना का सबका अलग तरीका होता है, सबके अलग टाइमिंग होते हैं। लेकिन 90% इन्वेस्टर आज के दिन जो गलती करते हैं ना एंट्री करते टाइम, जो ईओआई एक गेम चला हुआ है मार्केट में, हम्म। इसमें मार्केट का 90% इन्वेस्टर फंसता जा रहा है। मैडम, इन्वेस्टरों को ना सही टाइम पे एंट्री करना बड़ा जरूरी होता है। उसके लिए आज के दिन लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बबल आ चुका है, मार्केट ओवर हाइप्ड चल रही है। लेकिन इसी मार्केट में जब आप कंपैरिजन करके देखोगे ना, तो आज भी कमर्शियल मार्केट के रेट वही हैं जहां आज से 2 साल 2.5 साल पहले थे, जबकि हम्म। रेजिडेंशियल मार्केट के रेट, प्लॉट्स के रेट बहुत हाइप कर चुके हैं। हम्म। तो कमर्शियल मार्केट में आज के दिन बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा, इन्वेस्टरों को एंट्री प्री लॉन्च या फर्स्ट रेट पे करने का बेनिफिट जरूर मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी फर्स्ट रेट पे ही नहीं रहती। ओके। फर्स्ट रेट से अपग्रेड आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो बेस्ट टाइम होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में फर्स्ट रेट पे एंट्री करो, करेक्ट टाइम पे आपकी एग्जिट अपने आप हो जाती है। ऑलराइट। और आपको क्या लगता है मंजी कि रेडी टू मूव लेना चाहिए या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन पे लोगों को ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे आपके सेल्फ यूज़ करने वाले पर्सन भी हैं जो रेडी टू मूव में ही लेना चाहते हैं, जो बनी चीज़ें देख के उसमें पैसा डालना चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रेफ़रेंस ही नहीं करते। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मैडम देखो, सबका अपना नजरिया होता है। जनरली लोग ये मानते हैं कि आंखों के सामने जो चीज होती है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो एंड यूज है। ओके। जिसको एंड यूज करना है, वो मैं मानता हूँ बिल्कुल, उसको घर चाहिए तो वो ये देख के लेगा कि इस घर में ये है कि नहीं है, हुँ। या जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको रेडी टू मूव से ऐसी कोई वो नहीं है प्रेफरेंस कि उनको रेडी टू मूव चाहिए, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ओके। क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें आपकी कंटिन्यूअस रेंटल इनकम अच्छी ग्रोथ करती रहे, और हुँ। कंटिन्यूअस आपकी अप्रिसिएशन तो चलो हर प्रॉपर्टी में सेम आता है। लेकिन अगर आप मार्केट सिनेरियो पे देखोगे तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रेंटल होता है 20 पैसे का, जनरली गुड़गांव की मार्केट में।
या पूरे दिल्ली एनसीआर में आप कंपेयर करोगे। ओके। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपका नॉर्मल रेंटल होता है 50 पैसे का। तो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हमेशा कमर्शियल होती है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ओके। तो आपका ऐसा मानना है कि रेजिडेंशियल में आपकी रेंटल वैल्यू कम है, कमर्शियल में आपकी मार्केट अच्छी चल रही है। मुझे एक चीज़ और जानना था, आप तो मार्केट में बहुत टाइम से हो, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कौन-सा आपका प्लॉट हो गया या फिर रेजिडेंशियल हो गया या फिर आपका लैंड हो गया या कमर्शियल हो गया, कौन से ऐसे प्राइसिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है जो पीक पे चल रहा है, किसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया? देखो मैडम, जनरल सिनेरियो में मार्केट अलग चलती है, लेकिन कोविड के बाद जो अचानक जो ये उछाल आया, ये हर जगह की प्रॉपर्टी में लोगों ने अच्छा एप्रिसिएशन कमाया, उसमें चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट्स हो, सब में लोगों ने अच्छा एप्रिसिएशन कमाया। तो लोगों को ये लगने लग गया है आज के दिन कि व्हाई नॉट रेजिडेंशियल यस, टू टेक एज एन इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों को लगने लग गया है। बट बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप एक बात समझो, आपने रेजिडेंशियल में हाइप ले लिया, वो हाइप लोगों ने हर प्रॉपर्टी में लिया है, लेकिन एट द एंड आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आपका पैसा स्टक हुआ पड़ा है, तो आप उस प्रॉपर्टी से क्या उम्मीद करते हो कि वो आपको एक अच्छा रिटर्न देती रहे, अच्छा रेंटल देती रहे। वो चीज रेजिडेंशियल में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि प्रेफरेंस आपका कमर्शियल रहेगा। एंड व्हाट अबाउट प्लॉट? आज से 2 साल पहले के प्लॉट के प्राइसिंग बहुत डिफरेंट थे, और अगर मैं नॉर्मली भी खरीदने जाती हूँ प्लॉट, तो आज का प्राइस बहुत डिफरेंट है। तो आपको नहीं लगता कि बिटवीन अगर 2 साल के बीच में इतना ज़्यादा प्राइस हाइप होना, वो थोड़ा-सा नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता? जी, बिल्कुल सच है। इसमें मैं मानता हूँ ये बात कि पूरी मार्केट में, प्रोजेक्ट में या हर जगह के प्लॉट्स में अच्छा एप्रिसिएशन कमाया लोगों ने। हुँ। आज के दिन प्राइस इतने हाई हो चुके हैं गुड़गाँव की मार्केट में कि आम आदमी आके प्लॉट नहीं खरीद पाएगा। प्लॉट नॉर्मल आदमियों की रेंज से बाहर हो रहे हैं, लेकिन प्लॉट का प्राइस हर जगह बढ़ रहा है। हुँ। अब अपने यहाँ जो लोकल्स होते हैं, इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि घर होना चाहिए, जो सबका एक इंडिया में सिनेरियो होता है कि घर तो खुद का होना ही चाहिए। उस सिनेरियो पे जाके लोगों ने बहुत ओवर प्राइसिंग पे ले आए हैं चीज़ों को। हुँ। लेकिन प्लॉट्स पे आज के दिन अगर आप देखोगे तो बारवाही आप जितना भी देखते हो एनसीआर से, जिसमें आप खरखोदा देखोगे, सोनीपत देखोगे, पानीपत देखोगे, नोएडा से थोड़ा आउटर साइड देखोगे, इधर की तरफ आप गाज़ियाबाद। झज्जर देखोगे हुँ। या आप सोना देखते हुँ, हो। हुँ, हुँ। इन सब एरियाज़ में आज के दिन प्लॉट एप्रिशिएट भी कर रहा है, लेकिन आज भी आपकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। हाँ। ये भी प्राइस ऐसे पहुँचेंगे आने वाले समय में कि आम आदमी की रेंज से थोड़ा-सा बाहर होता जा रहा है। हुँ, 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 हुँ। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, और महँगाई तो इंडिया में ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं रोक सकता, और ज़मीन ऐसी चीज़ है जो कभी कम तो नहीं होगी, ना ही बढ़ सकती है। हुँ। ज़मीन लिमिटेशंस रहेगी, और जिस हिसाब से जनता बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम पे आपको प्राइस और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अमन जी, गुड़गाँव में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिससे हम पता करें कि फ्यूचर में गोल्डन है, या फिर हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट किया गया है? तो कैसे पता चल सकता है इन चीज़ों के बारे में? मैडम, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जाता है ना, तो उसको 3-4 चीज़ों का देखना बड़ा ज़रूरी है, 3-4 चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लोकेशन, कि उसकी लोकेशन में आने वाले टाइम पे कोई डेवलपमेंट है कि नहीं, उसकी लोकेशन प्रीमियम है कि नहीं, क्या उसकी लोकेशन पे आने के बाद कोई फ्यूचर है कि नहीं उस प्रोजेक्ट का। दूसरा, बिल्डर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, करंटली उसकी कंडीशन कैसी है, पिछले जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर डिलीवर्ड है कि नहीं, या उनमें कोई इश्यूज या लीगल मैटर्स आए थे कि नहीं। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज की मार्केट में लोग क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करते हैं। वो कंसल्टेंट्स की बात में आ जाते हैं, हुँ। ब्रोकर्स की बात में आ जाते हैं, जिसके बाद वो सिर्फ उस बात के ऊपर ही पैसा लगा देते हैं जिसमें वो अपनी तरफ से वेरीफाई नहीं करते कि रजिस्ट्री क्लियर है कि नहीं, लैंड टाइटल क्लियर है कि नहीं, रेरा है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके बारे में आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अगर आप इन सब चीज़ों को देख के समझ के पैसा लगाओगे तो आपका किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट खराब नहीं होगा। दूसरा, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा कभी खराब नहीं होता। बस फ़र्क इतना रह जाता है कि हो सकता है आपको एप्रिसिएशन किसी को 5 साल बाद मिला, तो हो सकता है आपको मिलने में 10 साल लग जाए, हुँ। अगर आपने कोई हल्की सी कम इंक्वायरी पे इन्वेस्टमेंट कर दी है तो।
अगर लीगल मैटर्स क्लियर है ना, तो आपको प्रॉपर्टी कोई भी लॉस नहीं देती। बस डिपेंड ये करता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर की चॉइस क्या होती है कि मैं औरों से जल्दी और औरों से बेहतर एप्रिसिएशन कैसे निकालूं। तो उसके लिए अगर आप ये सब स्टडी करके और थोड़ा सा फोकस करके पैसा लगाएंगे तो आप अच्छा एप्रिसिएशन कलेक्ट करेंगे। ओके। अमन जी, रेजिडेंशियल के रेट अभी काफी मार्केट में हाइप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि रेजिडेंशियल में अभी के टाइम पे पैसा लगा के लोगों को फायदा मिल सकता है या नहीं? जी मैडम, देखिए क्या होता है ना कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाया हुआ कभी नुकसान नहीं करता। हो सकता है कई बार इन्वेस्टमेंट जल्दी फ्रूटफुल हो जाती है, कई बार इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होने में टाइम लगा देती है। लेकिन आज के मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए क्या होता है कि ना, गुड़गांव की मार्केट है या दिल्ली एनसीआर की मार्केट में ना एक साइकिल घूमती है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, पिछले 10 12 15 साल से जो लोग इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं वो आपको बता पाएंगे कि ये मार्केट हर 2 साल में चेंज होती है। 2 साल तक ये प्लॉट्स पे चलेगी, 2 साल तक ये रेजिडेंशियल पे चलेगी, 2 साल तक ये कमर्शियल पे चलेगी, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अगर ओके। आप पिछले कुछ टाइम से नोटिस करोगे तो पिछले 4 साल में प्लॉट्स और रेजिडेंशियल ने अच्छा खासा लोगों को कमा के दिया है, अच्छे खासे प्राइसिंग ने जंप लिए हैं। लेकिन किसी भी एरिया में अगर आप जर्नल सिनेरियो पे देखोगे, किसी भी एरिया में कमर्शियल के जो रेट होते हैं ना, वो रेजिडेंशियल से 5 गुना होते हैं जनरली। हाँ। आज के दिन कमर्शियल का रेट कहीं भी 40-50 हजार रुपए से ऊपर का नहीं है, जबकि रेजिडेंशियल का रेट लगभग हर एरिया में 25 हजार रुपए पे टच कर गया है। कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको हर एरिया में ऐसा मिल जाएगा जो 25 से 26 हजार रुपए रेट पे बिक रहा है। तो कमर्शियल में आज के दिन ग्रोथ आनी बाकी है। अब जो आने वाले फ्यूचर में 1 2 साल तक आपको जो अच्छी ग्रोथ मिलेगी वो कमर्शियल में मिलेगी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आपको जो ग्रोथ मिलने वाली है वो कमर्शियल में मिलने वाली है। अमन जी, आपके पास कोई ऐसा बायर आया है जो 30 40 लाख में लग्जरी प्रॉपर्टी मांग रहा हो? मैडम ऐसा है कि ना, इंडिया में एक सिनेरियो है कि हर आदमी को ना 30 40 लाख रुपए में ही लग्जरी प्रॉपर्टी चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। हाँ, आज के दिन अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 40 लाख रुपए में कमर्शियल शॉप जरूर आ सकती है छोटी मोटी। बाकी लग्जरी प्रॉपर्टी के नाम से 30 40 लाख रुपए में तो बाहर भी कुछ नहीं आएगा जल्दी से। ओके, तो कभी आपने ऐसे क्लाइंट को फेस किया हो? हर कोई मैम, हर दूसरा आदमी यही चाहता है कि सस्ते सस्ते में लग्जरी चीज मिल जाए उसको। अमन जी, आप गुड़गांव के रियल एस्टेट को किस नजरिए से देखते हो? मैडम, गुड़गांव ऐसी मार्केट है जिसमें अभी फ्यूचर एप्रिसिएशन बहुत पेंडिंग है। बहुत कुछ ऐसा है गुड़गांव के मार्केट में जो बिल्डर्स लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली है। तो आने वाले टाइम में अभी मार्केट में बहुत एप्रिसिएशन बाकी है। अभी द्वारका एक्सप्रेस पे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और भी बिल्डर डेवलप कर रही है। अब आप जैसे जैसे देखोगे गुड़गांव एक्सप्लोर भी होने लग गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सोना, जब गुड़गांव में कंजेशन बढ़ा तो सोना की तरफ चले। सोना में गवर्नमेंट ने आईएमटी पास की। उसके बाद जब गुड़गांव में थोड़ा सा बढ़ा तो मानेसर में गवर्नमेंट अब अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है। सेम एज इन 1000 एकर्स की स्मार्ट सिटी सबको पता है जो गवर्नमेंट लेके आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें यहाँ पे लेके आ रही है, तो बिल्डर कितना ज्यादा प्राइस में हाइप एप्रिसिएशन लेके आ सकता है, या फिर आने वाले टाइम पे कितना एप्रिसिएशन हो सकता है? क्योंकि गुड़गांव में अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो बहुत ज्यादा बारीकी से चीजें काम हो भी रहा है और मल्टीपल प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं। तो उस चीज में बिल्डर का कितना फायदा है, और प्राइस अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं आने वाले टाइम पे 5 साल में या फिर 6 साल में किस लेवल पे आपका प्राइस बढ़ने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? मैडम ऐसा है, देखिए, बिल्डर का फायदा तो हमेशा ही होता है। मार्केट कैसी भी चले, बिल्डर कभी लॉस में नहीं चलते। ओके। बिल्डर, जब भी मार्केट महंगी होगी तो बिल्डर और महंगा कर देगा। मार्केट अगर डाउन होगी तो बिल्डर हल्का कर देगा। तो बिल्डर्स का लॉस और प्रॉफिट तो अलग चीज होगी। हम जो बात कर सकते हैं वो ये है कि मार्केट में इन्वेस्टर को क्या फायदा मिल सकता है अभी। लेकिन हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट का प्लान है गुड़गांव को लेके, उसके हिसाब से इन्वेस्टरों के लिए बहुत कुछ है। दूसरा, अगर 5 साल 10 साल बाद आप प्रॉपर्टी को देखते हो तो गुड़गांव की प्रॉपर्टी आम आदमी की रेंज से इतना बाहर निकल जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप अगर देखोगे तो गुड़गांव में ग्रोथ चैप्टर बहुत हैवी है। ओके। और अभी जो ग्रोथ आने वाली है वो अभी आप देखना बाकी है। अभी तो मार्केट एप्रिसिएशन ये लगा लो आधा भी नहीं हुआ है। अमन जी, आप मार्केट में बहुत पुराने हो और आपने बहुत सारी डीलिंग्स भी करी हुई है, प्रॉपर्टी के बारे में भी आप बारीकी से जानते हो। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप अभी बिगिनर होते तो आप क्या चीज करते और कैसे आप स्टार्ट करते? अगर मैं बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट की बताऊं तो मैं पहले थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज लेता कि कहाँ ज़्यादा फायदा है, कौन सा बिल्डर अच्छा चल रहा है।
किस बिल्डर का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाता और टाइम के साथ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चला जाता। मेरे हिसाब से आज के दिन जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं या जो नए बायर्स आते हैं मार्केट में, उनको नॉलेज लेना बड़ा ज़रूरी है, ओके। क्योंकि 90% क्या होता है, लोग जो है ब्रोकर्स की बातों में आ जाते हैं या किसी की बायस्ड इंफॉर्मेशन में आगे तो प्रोजेक्ट यू खरीद रियली लेते हैं। थिंक कि हमें लाइक बायर्स को या इन्वेस्टर्स को ब्रोकर की बात नहीं सुननी चाहिए? नहीं, 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 मैंने ये नहीं बोला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, हर ब्रोकर की अपनी सोच होती है, हर ब्रोकर की अपनी मेंटालिटी होती है, लेकिन आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस ब्रोकर से खरीद रहे हो या आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्या वो उसके लिए बायस्ड तो नहीं है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि मान लो मैं किसी चीज़ के लिए बायस्ड हूँ, तो मैं उसकी तारीफ़ें ही करता चला जाऊँगा, मैं उसको आपको नेगेटिविटी नहीं बताऊँगा। तो आपको सही ब्रोकर और सही प्रॉपर्टी चुनना बड़ा ज़रूरी है। जो आप ब्रोकर ऐसा जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे, मार्केट सिनेरियोज़ बताए, हम्म। लॉस, गेन्स, प्रॉफिट सब समझाए, उसके बाद आपकी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करवाए। तो क्या लगता है आपको कि क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर को बिना किसी के सजेशन के या फिर ब्रोकर के वो खुद ही बिल्डर के पास चले जाते हैं, तो दिस इज ओके फॉर देम कि वो अच्छी प्रॉपर्टी चूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका प्रेफरेंस रहता है कि वो खुद से जाके खरीद लें? मैडम देखो, पता क्या होता है, आज के दिन मार्केट में ना हर किसी को लगता है कि वो डायरेक्ट बिल्डर से खरीदेगा ना, तो वो शायद बेहतर बेनिफिट्स ले लेगा या हम्म। बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि वो उन बेनिफिट से चूक जाता है जो बेनिफिट उसको वो कंसल्टेंट बता पाता। क्योंकि आप चाहे कितनी भी नॉलेज ग्रैब कर लो, अगर आप 24 घंटे मार्केट में नहीं बैठते हो, तो आप एक कंसल्टेंट से बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बता पाओगे कि कौन से में बिल्डर में बेहतर है या कौन सी प्रॉपर्टी बेहतर है या किस में क्या रेट बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में सिनेरियो थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि लोगों को ये लगने लग गया है कि कंसल्टेंट सारे एक जैसे हैं, सब गलत अफ़वाहें फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम्म। अगर आप सही कंसल्टेंट से जुड़ते हो, तो वो आपको सही सलाह भी देगा, बेस्ट प्रॉपर्टी भी दिलाएगा और रेट के जो बेनिफिट्स आप शायद बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट जो नहीं ले पाओगे ना, वो बेनिफिट्स वो आपको दिलाएगा। चौथा, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेते हो, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है, वो वेरिफिकेशन वो कंसल्टेंट पहले से करके रखते तो हैं। आपको क्या लगता है कि क्लाइंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखनी चाहिए अगर उनको नहीं पता चलता और मैम वो खुद से भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट बिल्डर के पास जाके बाय करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको पहले ही वर्क करके डन करके फिर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? मैम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप किसी बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो आपको उसकी रजिस्ट्री देखना ज़रूरी है या रेरा रेरा सर्टिफिकेट देखना सर्टिफिकेट, ज़रूरी है, उसके राइट। लाइसेंस देखने हम्म। ज़रूरी हैं। टीसीपी पे जाके आप प्रॉपर चेक करो कि उनके पास लाइसेंस के लिए जो-जो अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं। हम्म। प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसके नाम है, बिल्डर के साथ बिल्डर के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो भी आप चेक करवा सकते हो। दूसरा, वो जो लैंड है जिस पे वो प्रॉपर्टी बन रही है, वो कोलैबोरेशन की है, बिल्डर की है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको चेक करने की ज़रूरत है। हम्म। दूसरा, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा रहे हो, तो आपको क्लोज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जनरली बिल्डर जब भी कोई बीबीए बनाता है या कोई भी आदमी जब अपने प्रेफ़रेंस के लिए बीबीए बनाता है, तो वो ऐसे पॉइंट्स उसमें मेंशन करता है जिसमें मोस्टली फ़ायदा उसी का हो। तो बिल्डर आप का हो। बिल्डर का हो, ओके। तो वो बीबीए के क्लोज़ जो होते हैं, वो आपको बारीकी से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए, जिसके बाद आप एक प्रॉपर्टी पे एक फ़ैसले पे आ सकते हो कि हाँ, ये लेने लायक है कि नहीं है। ओके। आपके करियर के हिसाब से सबसे फनीएस्ट साइट विजिट अब तक की कौन सी है? मैम वैसे तो बहुत साइट विज़िट ऐसी हुई जिसमें कुछ न कुछ ऊपर-नीचे चीज़ें हो जाती हैं। एक मेरे को याद आ रही है, एक बार यहीं गुड़गाँव में ही हम एक साइट विज़िट करवा रहे थे, तो वहाँ पे 4 लोग आए, जिनमें से एक से मेरी बात चल रही थी, 3 में भी उनके रिश्तेदार रहे होंगे। तो जब 4 लोग आके वो प्रॉपर्टी देखने लगे, तो उनके जो सवाल थे ना, वो आप विश्वास नहीं करोगे। उनका मतलब वो फ्लोर देख रहे थे विद रूफ, राइट? तो वो रूफ पे जाके मेरे को बोलते हैं कि इसकी रूफ से ज़मीन इतनी दूर क्यों दिखाई दे रही है? या इसकी रूफ पे जो टंकी रखी है, इसके ऊपर कोई और आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मतलब ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि विज़िटें ऐसी हो जाती हैं, हम्म। जिनमें ये जवाब देना या समझ में भी नहीं आ रहा होता कि क्या समझाएँ इनको। तो कुछ हुआ आगे या फिर वहीं पे स्टक हो गया, क्लोज हुई डील?
नहीं नहीं मैम, वो तो डील तो खैर नहीं हो पाई, क्योंकि वो चारों मिलके उस प्रॉपर्टी की डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये उनके लिए ठीक भी है कि नहीं। और एक्चुअल तो वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि खराब होने के कितने रीजन है उनकी नजरों में। ओके, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो नखरे करते हैं वो क्लाइंट करते हैं या फिर एजेंट करते एजेंट चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, एजेंट के नखरे कोई नहीं देखने वाला है। हैं? जिसके पास पैसा है उसके नखरे हैं। राइट। अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए? गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव। मैम जनरली ना इन्वेस्टमेंट वहां होती है जहाँ डेवलपमेंट आनी पेंडिंग हो, हम्म। जहाँ पहले से ही डेवलप्ड हो चुका हो सब कुछ। बट गोल्फ कोर्स रोड जो आपके इन्वेस्टमेंट वहां पे लोग करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैम उसका रीजन ये है कि वो जो लोग पसंद कर रहे हैं ना वहाँ पे, वो लोग इन्वेस्टर नहीं है। वो लोग मोस्टली ऐसे लोग हैं जो एंड यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओके। गोल्फ कोर्स रोड पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा गैप नहीं है। जबकि सेम अमाउंट आप किसी अदर एरियाज में लगा के बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ और बहुत बेहतरीन एप्रिसिएशन निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 3 साल पहले किसी ने गोल्फ कोर्स रोड लिया या 3 साल पहले किसी ने द्वारका एक्सप्रेस वे लिया, तो डबल का गैप है। अगर गोल्फ कोर्स रोड के रेट डबल हुए हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे के 4 गुना हुए हैं। तो आप ये कह रहे हो कि गोल्फ कोर्स रोड पे अभी रेट बढ़ ही नहीं रहे, नहीं द्वारका एक्सप्रेस रेट, वे पे बढ़ रहे हैं, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। रेट प्रॉपर्टी का कहीं नहीं रुकता है, रेट हर जगह बढ़ता है। हम्म। कहीं पे स्पीड स्लो होती है, कहीं पे ज्यादा। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी खेतों में एक हाईवे निकल जाए अच्छा। तो पूरे एरिया के रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, सेम एज इन किसी शहर में एक नया रोड बन जाए हम्म। तो एरिया के रेट बढ़ते हैं, लेकिन उतनी स्पीड पे नहीं बढ़ेंगे जितने उस जंगल में हाईवे के बढ़े होंगे। तो जहाँ नई डेवलपमेंट आती है ना, हम्म। जहाँ फ्रेश डेवलपमेंट आती है, वहाँ प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा होता है। गोल्फ कोर्स रोड पे आज के दिन जगह नहीं बची है जहाँ पे गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट ला सके। ओके, तो आपके हिसाब से एक्सटेंशन रोड, न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आप न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस वे मेरे हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे व्हाई आपको। नॉट चूजिंग अ एक्सटेंशन रोड? मैम एक्सटेंशन रोड पे भी खाली जगह नहीं बची है। ओके। आज के दिन चीजें वहां तक पहुंच चुकी है कि अगर आप जाओगे, गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट लाने के लिए 50-100 एकड़ खाली लैंड चाहिएगी। इतनी खाली जगह ही नहीं है तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आएगा कहाँ पे? न्यू गुड़गांव अगर आप देखते हो तो वो प्लान्ड डेवलपमेंट है। हम्म। न्यू गुड़गांव जब बनाया गया था ना, तो वो गवर्नमेंट ने बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया था, जिसमें आप देखोगे कि 24 मीटर 12 मीटर से कम के रोड नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर सीवरेज लाइन बिछी हुई है। तो वो ऐसी डेवलपमेंट है जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा समय के साथ। हम्म। दूसरा एक चीज और आपको वहाँ देखने को मिलेगी, वहाँ हर चीज लिमिटेड है। हम्म। रेजिडेंशियल का एरिया फिक्स्ड है, 70 to 80% रेजिडेंशियल है, पूरे एरिया में सिर्फ 5% कमर्शियल है। तो वो मैनेज और प्लान्ड एरिया बनाया गया है, तो वहाँ पे अप्रिसिएशन आता रहेगा समय के साथ जब तक वहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सेम एज द्वारका एक्सप्रेस पे तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। UER2 ऑपरेशनल होने के बाद आपको रेट की ग्रोथ काफी अभी दिखाई दी, गवर्नमेंट भी कुछ नए प्रोजेक्ट लेके आने वाले बिल्कुल हैं। लेके आ रही है। ओके, उसके वजह से आप ये कह रहे हो कि प्राइस एप्रिसिएशन बहुत बढ़ने वाला जहां है। जहां भी इन्वेस्टर। डेवलपमेंट आती है वहां अप्रिसिएशन जरूर आता ओके। अमन जी, मेरा एक क्वेश्चन था। बायर्स के पास ना आज के टाइम पे 1 करोड़ 2 करोड़ है, है। और उनके पास कोई उनके उनके लिए 3 BHK का अपार्टमेंट मिलना मुश्किल हो गया इन द गुड़गांव मार्केट। तो क्या बोलना चाहेंगे कि इस रेट को लेके या इस एप्रिसिएशन को लेके कि 2-2.5 करोड़ होने के बाद भी घर नहीं मिल पा रहा है? हम देखो, ऐसा है कि गुड़गांव ना ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आज भी आपको 1 करोड़ रुपए में भी घर मिल जाता है, और ना ओके। मिलने को आपको 4 करोड़ में भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो जनरल सिनेरियो की हम बात करते हैं कि 2-2.5 करोड़ के इन्वेस्टर के लिए या 2-2.5 करोड़ के एंड यूजर्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं बची है। इसीलिए लोग बारवाई, अगर देखोगे आप, जो डेवलपमेंट होने लगी है वहां मूव आउट कर रहे हैं। जैसे हम्म। सोना, मानेसर, आपका पलवल, इस साइड आप झज्जर की तरफ देखोगे, फरूख नगर देखोगे, ये एरिया डेवलप होने लग गए हैं। आने वाले टाइम पे ये भी गुड़गांव का ही पार्ट होंगे। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि सोना, झज्जर, फर्रुख नगर ये सारा एक ही गुड़गांव के अंदर ही आ जाएगा। तो उस हिसाब से तो लोगों को फर्रुख नगर पे पैसे डालना चाहिए, ना कि इनटू द मैम गुड़गांव मार्केट, क्योंकि मैं वहां का प्राइस तो कम है, आज यहाँ के का दिन ज्यादा है। आज के दिन गुड़गांव और फरूख नगर में कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं रह गया है। और जैसे जैसे सिटी एक्सप्लोर होती जा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली के टाइम पे, हम्म। एक टाइम पे द्वारका दिल्ली का पार्ट बना था। जब दिल्ली बहुत ज्यादा कंजस्टेड होती चली गई थी, तो क्या द्वारका ने डेवलप नहीं किया? आज के अभी दिन हो रहा है वहां पे। बिल्कुल हो रहा है। हम्म। इसीलिए आज तक द्वारका पिछले 15 साल से अप्रिसिएशन देता आ रहा है और आज भी दे रहा है। सेम एज
जैसे जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे अगर आप देखोगे डेवलप होना शुरू हुआ पिछले 10 साल में, अच्छा अप्रिसिएशन दिया, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे चीजें बढ़ती जा रही हैं तो लोग, गुड़गांव क्या है, एक्सप्लोर होता जा रहा है, लोग बाहर की तरफ चलते जा रहे हैं। हम्म। आज तो आज के दिन हम्म। सोना और गुड़गांव में 10 मिनट की ड्राइव का गैप है, हाँ बिल्कुल है। मानेसर और गुड़गांव में 5 मिनट की ड्राइव का गैप है, और आने वाले समय में ये सेम गैप आपको फरूख नगर, झज्जर, इन रोडों पे भी दिखाई देगा। आज के दिन यहाँ से द्वारका जाने में आपको मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। आपने अमन जी इतनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी, लेकिन फिर भी लोग गुड़गांव में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? मैम, गुड़गांव में लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि गुड़गांव में एक्चुअल देखो, गुड़गांव में जो इन्वेस्टर हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो लोग कहाँ से आते हैं? वो आते हैं मोस्टली दिल्ली से। दिल्ली का जो क्राउड है वो वहाँ के कंजेशन से परेशान हो चुका है, वहाँ बहुत कंजस्टेड है, पॉल्यूशन ट्रैफिक बहुत है। ज्यादा है। दूसरा, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंफ्रा नहीं है, वो सारी राइट। चीजों के सॉल्यूशन उनको यहाँ मिल रहे हैं आज के दिन। गुड़गांव में इंफ्रा अच्छा डेवलप हो गया है, मल्टीपल एमएनसी कंपनीज आ गई हैं, मल्टीपल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो लोगों को ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। दूसरा, गुड़गांव एयरपोर्ट और दिल्ली दोनों की बेटर कनेक्टिविटी है, ठीक है, इसीलिए लोग आज के दिन भी गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। दूसरा, गुड़गांव का फ्यूचर सबको दिखाई दे रहा है कि जहां गवर्नमेंट अगर इतना इंटरेस्ट ले रही है या गवर्नमेंट इतने प्रोजेक्ट ला रही है, सेम एज आप नोएडा में देखोगे तो नोएडा में भी लोगों को डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये मार्केट कह रहे हो में कि दिल्ली के जो लोग हैं वो या तो गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं या नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि दिल्ली के जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब वो मतलब अपनी अपने नजरिए की बात है, कोई बहादुरगढ़ की तरफ जा रहा है, कोई सोनीपत की तरफ जा रहा है, पानीपत की तरफ जा रहा है, कोई नोएडा की तरफ निकल रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं। तो गुड़गांव में आने वाला बायर जो है, इन्वेस्टर जो है, वो ये सोच के आ रहा है कि मेरे को बेटर इंफ्रा मिल रहा है जो उनको दिल्ली में नहीं मिल पाया, बेटर ट्रैफिक कंडीशंस मिल रही हैं। देखो, जैसे जैसे गुड़गांव एक्सप्लोर होता रहेगा या दिल्ली का क्राउड जो गुड़गांव में शिफ्ट होता रहेगा तो ट्रैफिक यहाँ भी बढ़ेगी। लेकिन आज के दिन दिल्ली से बेहतर माहौल यहाँ का है, ट्रैफिक हाँ। को लेके कह सकते हैं, इंफ्रा को लेके कह सकते हैं। तो गुड़गांव में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं आपका मिनी सिंगापुर से, मिनी हांगकांग से, सेम एज इट इज आपका। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पे भी है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो गुड़गांव में कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैम, उसका रीजन है, एक तो ये है कि गुड़गांव जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर पड़ता है, जो कि इंडिया का सेंटर पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि गुड़गांव में जो इंफ्रा डेवलप हुआ है, या डीएलएफ ने आज से 25 साल पहले जो डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, या उस टाइम और जो बिल्डर आए थे मार्केट में, उतने बिल्डरों के लिए स्पेसिफिक इतना एरिया बनाना पॉसिबल नहीं है आज की मार्केट में। दूसरा, गवर्नमेंट जो अपने प्रोजेक्ट ला रही है, आपने सुना होगा जो ये सिंगापुर मिनी सिंगापुर, और जो आपने बोला कि मिनी द्वारका एक्सप्रेसवे, हाँ, ये इस वजह से आई थी बातें कि एक तो पहले से ही डीएलएफ ने जो डेवलप किया, जो आपने सुना होगा गोल्फ कोर्स रोड पे साइबर सिटी, साइबर सिटी, हाँ। साइबर सिटी जो डेवलप की, उसकी जो बिल्डिंग्स है या उसकी जो नाइट लाइफ है, उसकी वजह से पहले तो इसको ये नाम थोड़ा सा दिया गया था। दूसरा, नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट की थी, जो ये नई स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उसको मिनी सिंगापुर ही बना रहे हैं, क्योंकि उसकी बिल्डिंग्स की जो हाइट होगी वो बाकी मार्केट से अलग होगी। स्मार्ट सिटी आपका न्यू स्मार्ट गुड़गांव सिटी में बन रहा है जी जी जी, न्यू गुड़गांव में नहीं मैम, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे में आई थिंक उन्होंने कुछ लैंड वगैरह अलॉट भी किया था उसमें। नहीं, अलॉट नहीं किया अभी तक किसी को। 1000 एकड़ लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखी हुई है, इंटरनल रोड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, आने वाले टाइम पे उस पर आपको काफी कुछ दिखाई देगा। नोएडा और गुड़गांव में लोगों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो पोजीशन का और बिल्डर के भाग जाने का। तो क्या ट्रस्ट है, या फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम पे, और क्या आपके इसमें ओपिनियन है? देखो मैडम, जो डर है ना लोगों का, वो नोएडा गुड़गांव नहीं, वो हर जगह होता है। कि आप दिल्ली एनसीआर छोड़ो, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हो और बिल्डर भाग जाता है, उस चीज का डर सबको लगता है। लेकिन 2017 में रेरा अथॉरिटी जब से आई है, ठीक है, उसके बाद से ये रेशो बहुत घट गया है। जो बिल्डर भागने वाला है, प्रोजेक्ट बीच में रुकने वाले सिनेरियो थे, वो बहुत कम हो गए हैं। और तब से रेरा ने लीगलिटीज अब इतनी पावरफुल हो गई हैं कि अगर आपका प्रोजेक्ट बीच में रुक भी जाता है ना, तो रेरा अपने हिसाब से किसी भी बिल्डर को अलॉट करके उस प्रोजेक्ट को दोबारा कंप्लीट करवा के देती है। ओके। तो डिले होने के चांसेस जो रहते हैं उसमें भी रेरा के क्लोज आ गए हैं, पेनल्टीज आ गई हैं। तो हर बिल्डर आज के दिन पहले से अपने अप्रूवल्स और अपने
सिस्टम को देख के चलता है कि वो कितना डेवलप कर सकता है, कैसे डेवलप कर सकता है। हम्म। तो ये डर वैसे तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत केस देखने को मिलेंगे। फ्रॉड्स तो देखो हमेशा होते रहते हैं और हमेशा होते रहेंगे, ऐसा तो मेरा मानना है। रेरा इतना ज्यादा सेफ है आज के टाइम पे कि आप किसी भी बिल्डर पे पैसा लगा सकते हो। मैम रेरा गवर्नमेंट बॉडी है, अगर आप गवर्नमेंट पे विश्वास कर सकते हो इंडियन की, तो फिर आप रेरा पे भी विश्वास कर सकते हो। हम्म। तो और गवर्नमेंट की प्रॉपर ऑथराइज्ड बनाई हुई कमेटी है, हम्म। जिसके पास सारे लीगल हक हैं, जो आपके ऊपर किसी भी तरह का केस या किसी भी तरह का चार्ज लगा सकती है अगर आप एक बिल्डर हो, या आपकी हर मिस्टेक के ऊपर नज़र रखने के लिए ही ये बॉडी बनाई गई है। दूसरा ये रेरा का जो सिस्टम है ये इसलिए बनाया गया था कि जो इन्वेस्टर या जो बायर्स प्रॉपर्टी खरीदते थे, उनके साथ जो फ्रॉड होते थे वो फ्रॉड कम से कम हो जाए, बल्कि जीरो हो जाए। तो आज अभी के के दिन टाइम पे कोई भी ऐसा फ्रॉड नहीं हो रहा है मार्केट में, नहीं, क्योंकि ऐसा लोग तो तो फिर देखो भी डरते ही रहते हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ मैम क्या है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया में जब भी कोई रूल आता है ना, हम्म। तो रूल आने से पहले उसको तोड़ने के चार रास्ते बन जाते हैं। ठीक सही है। बात है। तो रेरा से भी मतलब निकलने के लोगों के पास सॉल्यूशन है। उसी के लिए वो एक ईयूआई का गेम चला था, जिसमें बहुत से फ्रॉड हुए, बहुत से बिल्डर आए, ईयूआई कलेक्ट किया, पैसा लिया लोगों से और गायब हो गए, क्योंकि विदाउट रेरा चीजें चल रही थी। तो ये डर तो हमेशा तो रहेगा ये थोड़ा बहुत, लेकिन ईओआई आपको क्या लगता है, दिस इज गुड थिंग? अगर मैं यू नो सर्टिफाइड बिल्डर की भी बात करूं या फिर कोई भी बिल्डर हो, तो ईओआई लेना अच्छी बात है या फिर ईओआई देना अच्छी बात है बिफोर रेरा? मैम देखो, रेरा के हिसाब से ईयूआई जस्टिफाइड नहीं है, हम्म। लेकिन आप ईयूआई को, मैं ईयूआई को गलत नहीं समझता अगर उसमें आपका पैसा नहीं जा रहा है तो। ठीक है। अगर रेरा आने से पहले कोई भी बिल्डर आपसे पैसा मांगता है तो वो रेरा के रूल्स के खिलाफ है, और आप साफ मना कर सकते हो या आप छोड़ सकते हो उस प्रॉपर्टी हम्म। को। ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पैसा डाल रहे हो, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, कितने लीगल तरीके हैं। आप जैसे आपने बोला कि हर बिल्डर करता है, हर बिल्डर नहीं कर रहा है। बहुत ढंग का जो बिल्डर होगा वो पैसे नहीं लेगा रेरा आने से पहले। ओके। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी बिल्डर पैसे नहीं लेता रेरा आने से पहले। फिर भी ईओआई जो चेक है बहुत ज्यादा अभी गुड़गांव में कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि हम्म। आप हमें रेरा से पहले चेक दे दो, हम आपको प्राइस अच्छा करके दे देंगे। तो उसी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जब जब ऐसी चीजें होती है ना, तो ऐसे केसेस में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ हाँ। जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेरा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आपने किसी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया ही नहीं। हम्म। क्योंकि अगर आपने पैसा, जब भी रेरा अप्रूवल के बाद कोई भी पैसा आप देते हो तो वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जब किसी बिल्डर का रेरा नहीं आया। आई जस्ट वांट टू नो द एस्क्रो अकाउंट। ये क्या क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है? उस पे भी आते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर मान लो एस्क्रो अकाउंट नहीं आया, जब तक हम्म। उससे पहले आपने अगर कोई पैसा दिया तो उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होती है। कैसे पता चलता है ये? आपको अगर रेरा आ गया है तो प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दिखाई देंगी। ओके। आप रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। टीसीपी टीसीपी की एक वेबसाइट होती है जिस पे जाके आप लाइसेंस चेक कर सकते हो, हम्म। लीगल अप्रूवल्स देख सकते हो कि किसी जो साइट है आपकी उसके लिए कितने अप्रूवल आए हैं। तो ये सब चेक करने के बाद ही पैसा दो, पहली चीज। दूसरा, आपने बोला कि एस्क्रो अकाउंट क्या है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि गवर्नमेंट एक अकाउंट खोलती है जब आपका ऑफिशियली रेरा अप्रूव्ड हो जाता है, तो वो अकाउंट खुलता है आपके, मतलब बिल्डर के और रेरा डिपार्टमेंट के बीच में। हम्म। जो भी बिल्डर उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा मार्केट से उठाएगा, यानी कि जो भी सेल परचेज करेगा बिल्डर, उसके लिए जो पैसा लेगा हम्म। वो पैसा उस एस्क्रो अकाउंट में लेगा। और ओके। फिर गवर्नमेंट यानी कि रेरा की बॉडी डिसाइड करेगी कि उसमें से कितना पैसा और कब बिल्डर को देना है। ताकि पहले जो होता था कि बिल्डर 50% पैसा उठा लेते थे और फिर वो पैसा लेके वो गायब हो हाँ, जाते थे गायब और हो प्रोजेक्ट जाते थे। स्टक हो जाते थे। हम्म। वो चीजें ना हो, उसीलिए ये एस्क्रो अकाउंट का प्रोसेस आया था, जिसके हिसाब से जब जितना काम बिल्डर कर देगा तब वो उतना ही पैसा रिलीज करवा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हो कि टोटली सेफ है आपका एस्क्रो अकाउंट। सो अमन जी, मुझे आपके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जानना है अबाउट द रियल एस्टेट, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या एडवाइस देंगे जो आने वाले टाइम पे वो
प्रॉब्लम फेस ना करे, और क्या क्या चैलेंजेस हैं जिससे वो निकल जाए? मैडम मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है रियल एस्टेट में आने के बाद। शुरू-शुरू में मेरे को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, बिल्डर्स को लेके, मार्केट की नॉलेज को लेके, अप्स एंड डाउन्स भी फेस करने पड़े काफ़ी। बट समय के साथ मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपके पास करेक्ट नॉलेज है और पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप मार्केट की रखते हैं, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या करवाएँगे, वो दोनों ही अच्छी होंगी। और मैं, जैसे कि आपने पूछा कि मैं क्या सलाह देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के लिए ऑफ कोर्स, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाएँ या उसको खरीदें, तो उससे पहले आप उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, अपने कंसल्टेंट से सलाह लें, उसके बाद ही किसी प्रॉपर्टी में गो थ्रू करें। क्योंकि जो वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाएँगे, वो आपका कंसल्टेंट करके देगा। ओके। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई। ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स को भी बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर मैम, थैंक यू।